Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर्स हमने पढ़ा था और उसमें हमने टेक्निकल एक्सपोजर्स पढ़े थे और फिर मलेशियस कोड्स पढ़े थे। मलेशियस कोड्स में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब्स और स्पाईवेयर, एडवेयर और टाइप्स ऑफ वायरसेस, स्टेल्थ वायरस और आपका मैक्रो वायरस और पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या मेजर्स लेनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल्स। हमारे स्टडी में पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल्स दिए हुआ है। टेक्निकल एक्सपोजर बचाने के लिए जो पॉलिसी एंड प्रोसीजरल कंट्रोल्स होनी चाहिए वो हमारी स्टडी में दिया हुआ है। अच्छा, जहाँ पर भी आप पॉलिसी एंड प्रोसीजरल कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा कंट्रोल्स दे दिए जाएंगे कि तकरीबन एग्जॉस्टिव कंट्रोल्स दे दिए जाएंगे। मतलब ऐसा होगा, आप पढ़ोगे तो 100 कंट्रोल्स दे दिए जाएंगे सपोज, तो उसमें से क्या है कि 25 कंट्रोल्स की कई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत पड़ेगी और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें 90 कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल से क्या होता है कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंट्रोल से ऑप्टिमम कॉस्ट आती है, ऑप्टिमम सिक्योरिटी आती है। उसमें भी ये होता है कि अगर सिस्टम ज़्यादा प्रोटेक्शन करना है तो उसमें हाई लेवल ऑफ कंट्रोल्स दे दिए जाते हैं, और सिस्टम में अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम नहीं है तो उसमें उतने हाई लेवल कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजरल कंट्रोल्स, तो पॉलिसी एंड प्रोसीजरल कंट्रोल्स में हमारे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं हमारी स्टडी में। जैसा कि हमारी स्टडी कहती है कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें वायरस थ्रेट्स, सिस्टम वनरेबिलिटीज़ और कंट्रोल्स के बारे में होना चाहिए, पूरी एक सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये हमने पहले अपनी पॉलिसीज़ में पढ़ा हुआ था, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में पढ़ा हुआ था। सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो पहले चैप्टर था उसमें ये पूरा हमने टॉपिक कवर किया था। तो हमारी स्टडी जो पहली चीज़ कहती है कि सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए जो वायरस थ्रेट, सिस्टम वनरेबिलिटीज़ और कंट्रोल्स को एड्रेस करे। और फिर वो बोलती है एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए एंटीवायरस में। मतलब अगर आपने एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, उसमें एक सेपरेट सेक्शन हो जो रिस्क को कैटेगराइज करे और सूटेबल कंट्रोल्स लगाए। यानी कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो क्या एंटीवायरस लगाएंगे, मतलब एक एंटीवायरस का एक पर्टिकुलर सेक्शन हो कि एंटीवायरस तो नहीं, एंटी मेलिशियस कोड्स का। वैसे हर जगह नॉर्मल भाषा में वायरस ही हो गया है तो एंटी मेलिशियस कोड्स कह सकते हैं हम। एंटी मेलिशियस कोड्स को आज की डेट में एंटी वायरस ही कहा जाता है। तो एंटी मेलिशियस कोड्स बोलें या एंटी वायरस करें या लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर्स बोलें, तो उसके लिए पर्टिकुलरली क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी एक पॉलिसी होगी, पॉलिसी में एक सेपरेट सेक्शन होगा। सेपरेट सेक्शन किसके बारे में बताएगा? एंटीवायरस के बारे में बताएगा। एंटीवायरस कौन सा इंस्टॉल करना है, क्या पॉलिसी होगी, क्या चीज़ होगा, क्या एंटीवायरस जब करेंगे तो उसमें भी कई ऑप्शंस होते हैं, हाई सिक्योरिटी, लोअर सिक्योरिटी। उसमें भी जो आपका अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग पॉलिसी चलती है। क्रिटिकल सिस्टम है तो उसमें हायर प्रोटेक्शन होता है, जो क्रिटिकल सिस्टम्स नहीं है उनमें लोअर प्रोटेक्शन होता है। तो उसके अलावा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें एडवेयर और स्पाईवेयर नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि भाई ऐसा है, कोई भी अगर मान लिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें एडवेयर और स्पाईवेयर नहीं होंगे। ये फॉरबिडन होना चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी से। यानी कि अगर आप वेंडर से जब आप नेगोशिएट करेंगे और कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आप पूछेंगे कि भैया इसमें कोई एडवेयर और स्पाईवेयर तो नहीं है, क्योंकि एडवेयर और स्पाईवेयर होने से उसकी कॉस्ट कई बार कम हो जाती है लेकिन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। स्पाईवेयर तो होनी ही नहीं चाहिए। एडवेयर मतलब एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो इरिटेटिंग होता है और एड्स को कोई देखना चाहता नहीं है। और अच्छी सिक्योरिटी के लिए स्पाईवेयर्स और एडवेयर्स आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा एंटीवायरस अवेयरनेस और ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंटीवायरस अवेयरनेस और ट्रेनिंग में क्या होगा कि भाई मेथड्स बताएंगे कि कैसे डैमेज को रिड्यूस करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, कैसे क्वारंटाइन करेंगे। ये सारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। और एक बात और कि एंटीवायरस अवेयरनेस और ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अटैक का एक अंदाज़ा हो जाता है। अगर सिस्टम की स्पीड स्लो हो गई है
या आप जब ट्रेनिंग लेंगे एम्प्लॉय को तो बता देंगे कि भाई सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, सिस्टम एरेटिक रूप से बिहेव कर रहा है सिस्टम, तो वो जो है इसका मतलब वायरस आने के चांसेस हैं। और वायरस आने के चांसेस है तो आपको अलर्ट करना चाहिए, जो आईटी डिपार्टमेंट अलर्ट करना चाहिए। तो वायरस के सिम्टम्स आते ही आप पता करना चाहिए, बता देना चाहिए। तो वो प्रिवेंटिव मेजर हो गया, एक तरह से अटैक पूरी तरीके से हुआ नहीं, आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया, आईटी को बता दिया और आईटी ने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया, तो जिससे डैमेज रिड्यूस हो गई, हम क्लीन कर सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि 3 चीज़ होती है, एक होती है क्लीनिंग मतलब हटा देना, क्वारंटाइन मतलब उसको एक कंटेन कर देना। जैसे इबोला वायरस हो गया, तो एक तो ये हो गया कि आप भैया आदमी को साफ़ कर दो, वायरस को, या तो उसमें से वायरस साफ़ कर दो या आदमी साफ़ कर दो। और दूसरा ये है, इबोला वायरस वाले बंदे को एक ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर कुछ समय के लिए कोई ना जा सके, और कोई भी जाए तो मास्क लगा के जाए, स्पेशल गियर्स वगैरह लगा के जाए, तो इस तरीके से ना जा पाए। तो इसे क्वारंटाइन कहते हैं। तो किस तरह से क्वारंटाइन करना है, किस तरह से क्लीनिंग करना है, किस तरीके से क्या डैमेज कर सकता है, क्या सिम्टम्स है एंटीवायरस के लिए, तो एंटीवायरस अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो या कोई उसके साथ एसोसिएटेड कंप्यूटिंग डिवाइस ऐड कर रहे हैं। एसोसिएटेड कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब कोई और डिवाइस, आप कंप्यूटिंग डिवाइस कुछ भी हो सकता है, फैक्स हो सकता है, आपका पेन ड्राइव हो सकता है, या कोई सीडी हो सकती है, तो ये सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। हार्ड ड्राइव हो सकती है। तो अगर कोई आप हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और कोई एसोसिएटेड कंप्यूटिंग डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या है, पीरियडिकली उसके पैरामीटर सेटिंग्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब पैरामीटर सेटिंग सही है कि नहीं सही है, कहीं चेंज तो नहीं होगी, किसी ने चेंज तो नहीं कर ली, इनएडवर्टेंटली कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आया। तो हार्डवेयर को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर आप आपके सिस्टम में जाओगे और नॉर्मली अगर आपके घर में भी पीसी हो और एंटीवायरस लगाओगे तो उसमें भी लेवल्स होते हैं, हायर सिक्योरिटी, लोअर सिक्योरिटी और के ऑप्शंस होते हैं। तो आपको पैरामीट्रिक सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी, पैरामीट्रिक सेटिंग्स सही तरीके से करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है, अगर SDLC है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है और आपने एक SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रखी है और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट एरिया जहाँ पर है वहाँ पर वायरसेस नहीं है, सफिशिएंट सेफगार्ड्स हों, प्लेस सिक्योर होनी चाहिए वायरसेस से। क्योंकि मालूम पड़ा कोई वायरस आ गया और आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो और प्रोग्राम कोड व्यू हो रहा है, कहीं और पर व्यू हो रहा है, स्पाईवेयर्स आ गए, वो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन ली जा रहे हैं। तो SDLC अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कि वो एक कंट्रोल्ड एरिया में हो और सफिशिएंट सेफगार्ड्स हों। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आप कोई पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं, मालूम पड़ा कोई ड्राइव्स रीड मीडिया लगाना चाहते हैं, कोई भी रीड मीडिया क्या होता है, अगर मान लिया सपोज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आज की डेट में रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए आपने एक पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव जब लगाई तो रीड मीडिया हो गया। रीड मीडिया रिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर टर्मिनल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि आप डिस्कलेस वर्क स्टेशन होते हैं कि उसमें कोई चीज़ नहीं लगा सकते हैं। अगर लैपटॉप्स है तो लैपटॉप से कोई डेटा नहीं निकाल सकते हैं, वो डिसेबल किया जाता है। तो ये सारे चीज़ें की जाती हैं और ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल्स आ गए सही रहें। तो पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल्स में हमने क्या बोला कि सबसे पहले एक सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, हर जगह एक पॉलिसी होती है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में थ्रेट्स, वायरस, जो सिस्टम वनरेबिलिटीज़ और कंट्रोल्स के बारे में बता देना चाहिए और एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए एंटीवायरस के लिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऐसे खरीदने चाहिए जिसमें एडवेयर और स्पाईवेयर्स नहीं है, उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी से ये फॉरबिडन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर एंटीवायरस अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर हार्डवेयर लगाए तो इंस्टॉल उसके जो पैरामीटर सेटिंग्स रेगुलर चेक होनी चाहिए, हार्डवेयर ही है कोई भी एसोसिएटेड मीडिया हो। उसके बाद SDLC हो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो, अगर कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर आपको एरिया को
सफिशिएंट सेफ गार्ड्स होने चाहिए, फ्री फ्रॉम वायरसेस होना चाहिए, और डिस्कलेस वर्क स्टेशन होनी चाहिए। और अगर डिस्कलेस वर्क स्टेशन नहीं है तो अगर मान लिया सपोज कोई रीड मीडिया आप लगाने के लिए स्पेसिफिक टर्मिनल्स होनी चाहिए, वहाँ पर ही रीड मीडिया लगना चाहिए। उसके अलावा जो इंटरनेट की नेटवर्क एक्सेस है इंटरनेट का, वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और मॉनिटर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी इंटरनेट में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ की वो सारा चीज़ का वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट। कई ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलाउ ही नहीं किया जाता इंटरनेट में, कुछ ही स्पेसिफिक लोगों को अलाउ किया जाता है इंटरनेट के एक्सेस के लिए, और वो भी उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है कि भाई इंटरनेट में जा रहे हैं तो हिस्ट्री क्या है। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज आप एंटीवायरस खरीदते हैं, किसी नेटवर्क में खरीदते हैं, तो एंटीवायरस का एक पर्टिकुलर लाइसेंस होता है। तो वो लाइसेंस, मान लिया सपोज कोई आपने एंटीवायरस खरीदा तो एक पर्टिकुलर नंबर के लिए यूज़र्स के लिए लाइसेंस होता है कि 10 यूज़र होंगे, 20 यूज़र होंगे। तो सारे सर्वर्स और टर्मिनल्स जहाँ पर नेटवर्क बेस्ड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर सफिशिएंट नंबर यूज़र लाइसेंस होनी चाहिए। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो उसका सफिशिएंट नंबर यूज़र लाइसेंस होना चाहिए। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सर्वर्स में कर रहे हैं, सारे टर्मिनल्स में कर रहे हैं, तो वहाँ उसका जितने यूज़र हैं और उतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज सिस्टमेटिक अपडेट्स आते हैं तो वो अप्लाई हुए हैं कि नहीं अप्लाई हुए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिस्टम एंटीवायरस अपग्रेड करता है, वैसे तो जनरली नॉर्मली अपग्रेड कर देता है, कई बार वो सिस्टम को क्लोज करने के लिए बोलता है। तो फ्रीक्वेंट इंटरवल पर एंटीवायरस अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अपडेट्स आ रहे हैं, सिस्टमेटिक अपडेट्स आ रहे हैं, वो हैं कि नहीं है, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए। फिर जो भी एक और चीज़ है जो हमने पहले भी बोला कि एक्सटर्नल मीडिया है, कोई भी जैसे डिस्क है, सीडी है, टेप्स है, ये नहीं लगनी चाहिए। अगर लग रहे हैं तो मीडिया को जनरली क्या है, स्टैंड अलोन सिस्टम होना चाहिए। स्टैंड अलोन सिस्टम क्या होगा, उसमें किसी और बंदे की एक्सेस नहीं होगी, मतलब नेटवर्क एक्सेस नहीं होगी। नेटवर्क एक्सेस नहीं होगी तो वायरस फैलेगा नहीं, वायरस फैलेगा नहीं तो उसी स्टैंड अलोन सिस्टम तक वायरस रहेगा। स्टैंड अलोन मतलब नॉन नेटवर्क टू सिस्टम। स्टैंड अलोन का मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर जो विदाउट नेटवर्क के खड़ा है। तो उसमें अगर मान लिया सब उसको सीडी वगैरह डाली और कोई वायरस आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पीरियडिकली आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट चेक कर रहा है और वो सर्टिफाई कर रहा है कि ये ठीक है। तो वो उसमें क्या एंटीवायरस वगैरह वो लगे हुए हैं तो वो पूरा चेक कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करती है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। तो स्टैंड अलोन सिस्टम्स का काफ़ी फ़ायदा है। अगर मान लिया सपोज एक्सेस सिक्योरिटीज़ अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्कड है तो वायरस फैलेगा और स्टैंड अलोन है तो वायरस नहीं फैलेगा। क्वारंटाइन कर सकते हो, वहाँ पर रोक सकते हो, उसको एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में वेंडर्स आते हैं और कंसल्टेंट आते हैं और वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेरोल सॉफ्टवेयर खरीदना है तो पेरोल के लिए एक बंदा बुला लिया, या आपको कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर खरीदना है तो उसके लिए आपने बंदा बुला लिया। तो वेंडर और कंसल्टेंट आ गए, या किसी और चीज़ के लिए कोई ऑडिटर आता है बाहर से, तो वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में नहीं रन कर सकता। ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वायरसेस वगैरह आ सकते हैं। वैसे ये एक्सेसिव है, ये एक्सेसिव कंट्रोल्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसको लगा सकता है। मतलब एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की हमारी स्टडी ने कि ये कंट्रोल्स भी लग सकते हैं। और फिर जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहे हैं तो कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन होना चाहिए और वायरस के लिए टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अपग्रेड्स ऑथेंटिक सोर्स से एक्वायर होनी चाहिए और इंस्टॉल होने से पहले स्कैन होनी चाहिए। मतलब ऑथेंटिक, अगर सोर्स ऑथेंटिक है और अगर मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पैचेस आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, पैचेस का मतलब ये होता है कि पैच एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, वो उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर देता है। तो अगर अपग्रेड्स वगैरह वो लगा रहे हो तो ऑथेंटिक सोर्सेज से होनी चाहिए।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्टिंग और इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिपोर्ट कर रहे हो IAS डिपार्टमेंट को, तो उसका लॉग होना चाहिए कि किस तरीके से कितने बजे कब व्यक्ति ने बताया डिपार्टमेंट को, तो वो पर्टिकुलर लॉग्स होनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग और इंसिडेंट हैंडलिंग के प्रोसीजर्स होने चाहिए कि अगर किसी ने रिपोर्ट की तो वो कैसे रिपोर्ट करेगा, और अगर कोई इंसिडेंट को आप हैंडल कर रहे हो तो उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करेगा, मॉनिटर करेगा इफेक्टिव बैकअप्स प्लान्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन अगर बैकअप मीडिया है, क्या होता है कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैकअप ले लिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं किया जाता है। तो क्या है कि बैकअप मीडिया को इन्फेक्ट ना हो। वैसे तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जो ऑटोमेटिकली स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करते हैं और फिर उसके बाद आप बैकअप ले लेते हो। लेकिन ऐसा है कि अगर आपके पास वो लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको वो सॉफ्टवेयर्स खरीद लेने चाहिए। तो क्या होता है उन सॉफ्टवेयर से, क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज वो ये देख लेते हैं कि बैकअप मीडिया अफेक्टेड है कि नहीं है वायरस से, वो बैकअप मीडिया को पूरी तरह से चेक कर लेते हैं। वो बैकअप मीडिया को कोई डाटा डालने से पहले डिलीट कर लेते हैं और सारा डिलीट कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें डेटा डालते हैं। लेकिन उससे भी बेटर अप्रोच ये है कि एक नया मीडिया आप ले लीजिए और उसको बैकअप के लिए यूज़ करिए। तो नया मीडिया अगर आप बैकअप के लिए यूज़ करेंगे उसमें वायरस नहीं होगा। और अगर मान लीजिए सपोज आप बैकअप कर रहे हो उससे पहले मीडिया को चेक कर ले रहे हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। तो इन सारे पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल से वायरस ही नहीं, इससे एक सिस्टम में कंट्रोल आएगा। लेकिन जो मैंने बताएं, जो हमारे स्टडी में जो पॉलिसी एंड प्रोसीजरल्स कंट्रोल है वो 100% ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं, उसके 60%, 70-80% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल पूरा आपको अच्छा रखना है तो आप ये कर सकते हैं, डिस्कलेस वर्क स्टेशन लगा सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी तो होनी चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको देना चाहिए कि एडवेयर और स्पाईवेयर नहीं होना चाहिए, एंटी वायरस अवेयरनेस और ट्रेनिंग होनी चाहिए जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। लेकिन जनरली आदमी को पता रहता है कि सिस्टम स्लो हो गया तो उसे पता चल जाता है कि एंटी वायरस कुछ वायरस वगैरह आ रहा है। लेकिन जब वो इंसिडेंट हैंडलिंग का प्रोसीजर, रिपोर्टिंग का प्रोसीजर सही नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिपोर्ट करें और उसका लॉग बने। ये इनिशिएटिव ज़्यादा ये ज़्यादा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तभी इंसिडेंट हैंडलिंग होती है। तो रिपोर्टिंग का प्रोसीजर मतलब अर्ली रिपोर्टिंग का प्रोसीजर, ताकि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाए जाए, करेक्टिव कंट्रोल्स नहीं। दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव और करेक्टिव कंट्रोल्स। हर जगह यही आएंगे। करेक्टिव डिजास्टर होने के बाद, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, यानी डिजास्टर हो जाता है उसी के बाद होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स नहीं हो पाते हैं। तो पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल्स स्ट्रांग हो, इसके लिए करेक्टिव कंट्रोल्स ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग करेक्टिव कंट्रोल्स होनी चाहिए। इंसिडेंट तो होगा ही होगा, फिर आप प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होनी चाहिए, गलत बोल गया। अगर मान लिया सपोज कोई भी इंसिडेंट ना हो तो इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होनी चाहिए। करेक्टिव कंट्रोल तो बाद में आप करेंगे ही करेंगे, इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद आप करेक्टिव कंट्रोल्स करेंगे। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के क्या, अगर रिपोर्टिंग करना इनिशियली और जब सिस्टम स्लो हो रहा है या कुछ हो रहा है, जैसे वर्म आ गया तो सिस्टम स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले ही किसी बंदे ने बता दिया IT डिपार्टमेंट को और उसने चेक कर लिया एंटीवायरस अपग्रेडेड है कि नहीं है, कई चीज़ें चेक कर ली, तो उससे जो है सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है प्रिवेंटिव कंट्रोल से। तो ये सारे मेथड्स हैं प्रोसीजरल पॉलिसी और प्रोसीजर, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और प्रोसीजरल कंट्रोल्स के लिए। अब क्या है कि जो टेक्निकल कंट्रोल है वो क्या होगा। टेक्निकल कंट्रोल किसी भी मैलिशियस कोड, कोई भी हो, वायरस हो, लॉजिक बॉम्ब हो, ट्रोजन हॉर्स हो, वर्म्स हो, किसी भी के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सब कुछ होता है आज की डेट में। उसमें एडवेयर, स्पाईवेयर, जैसे मैंने पहले अपने सेशन में बताया, सारी चीज़ें होती हैं, लॉजिक बॉम्ब भी निकाल लेता है, हर चीज़ निकाल लेता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो वो आप ये कह सकते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस कोड्स को फाइंड आउट करता है, मतलब मैलिशियस को उसको डिटेक्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट होने से रोकता है।
और कई केसेस में मैलिशियस कोड रिमूव करता है। मतलब ऐसा है कि मोस्टली कई बार क्या होता है, मैलिशियस कोड रिमूव नहीं हो पाता तो उसे क्वारंटाइन कर देता है वो। तो कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर है वो मैलिशियस कोड में आता है, और वो अनवांटेड सॉफ्टवेयर को काम करने से जो भी रोकता है उस अनवांटेड सॉफ्टवेयर जिसे मैलिशियस कोड कहते हैं, और जिसे नॉर्मल भाषा में वायरस कहते हैं, और टेक्निकल भाषा में जिसे वायरस, वर्म, लॉजिक बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्स या दूसरे क्लासिफिकेशन के रूप में कहते हैं, वो उस मैलिशियस कोड को डिटेक्ट करना, सबसे पहले डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद ही आगे की कहानी होती है प्रिवेंट करना और कुछ केसेस में रिमूव करना। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्या कंपोनेंट होते हैं? एंटीवायरस कंपोनेंट के 3 कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले स्कैनर होगा, स्कैनर स्कैन करेगा। तो स्कैनर काहे के लिए स्कैन करेगा? उस 01 के लिए स्कैन करेगा, सीक्वेंस ऑफ बिट्स के लिए स्कैन करेगा। वो उन सीक्वेंस ऑफ बिट्स के लिए करेगा जो वायरस सिग्नेचर्स होते हैं। हर चीज़ कंप्यूटर्स में बाइनरी में आ जाती है, लास्ट में 0101 होती है। 0101 से फिर वो हायर लेवल पर कोड में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। तो वो उन बिट्स के सीक्वेंसेस को देखेगा जो वायरस सिग्नेचर्स होते हैं, जो वायरस कोड के करेक्टरिस्टिक्स लिए हुए होते हैं। तो वो इसके लिए कहीं भी चेक कर सकता है, मेमोरी चेक कर सकता है, डिस्क चेक कर सकता है, बूट सेक्टर्स कर सकता है। बूट सेक्टर जो बूट करते हैं कंप्यूटर को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स वगैरह हमने पढ़ा, वहाँ जो बायोस उस सेक्टर को चेक कर सकता है, एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स को चेक कर सकता है, सिस्टम फाइल्स को चेक कर सकता है, और वो मैच करता रहता है, पैटर्न मैच करता रहता है। तो इसमें एक चीज़ है कि हर मतलब महीने करीब 1500 नए वायरस आ जाते हैं। मतलब हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बहुत क्रिएटिव हैं, हैकर्स बहुत क्रिएटिव, क्रैकर्स बहुत क्रिएटिव हैं, तो 1500 नए वायरस डालते रहते हैं। तो वो उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट होना पड़ेगा ताकि वो स्कैन कर सके। उसके स्कैनर्स का डेटा जो है अपडेट होते रहना पड़ेगा वायरस पैटर्न्स के लिए, ताकि वो इफेक्टिव हो जाए। अगर वो वायरस स्कैनर अपडेट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे वायरस, जो 1500 वायरसेस नए निकल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे वायरस में वायरस सिग्नेचर्स, जो एग्जीक्यूटेबल, जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं, वो नॉर्मल पुराने वायरस जैसा होता है, तो उसे अपडेट करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि बिल्कुल स्कैनर नहीं पकड़ पाएगा, तो वायरस को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप मैकएफी वगैरह का एंटीवायरस लगाते हैं तो देखते हैं पीरियोडिक रूप में वो अपडेट होता है। अगर आप जैसे इंटरनेट, अगर बिना इंटरनेट के बैठे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब सीडी वगैरह लगाते वक्त प्रॉब्लम आएगी। आज जैसे ही आप उसे इंटरनेट से ऑन करते हैं तो वो अपने आप अपडेट कर लेता है, और उसमें लिखा हुआ आता है कि एक्टिव टिल देना, अपडेटेड टिल देना, इस तरीके से आता है। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है, एक्टिव मॉनिटर्स और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये, ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स क्या होते हैं? ऐसा होता है कि ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स जो होते हैं वो अननोन वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो अननोन होते हैं, जो पता ही नहीं होता है। अगर वो हमारे सिस्टम में आकर हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा? तो वहाँ पर ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स होते हैं। अगर एक अच्छा एंटीवायरस होगा तो उसमें ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स होंगे। तो ये ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स क्या करते हैं? पीस बाय पीस एग्जामिनेशन करते हैं वायरस के सीक्वेंस का। मतलब ये वो सीक्वेंस देखते रहते हैं। कोई भी एक प्रोग्राम आता रहेगा तो वो उसके सीक्वेंस को देखते रहेंगे, और वो ये देखते हैं कि नॉर्मल प्रोग्राम से ये डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट होगा तो वो उस प्रोग्राम को ब्लॉक कर देगा। तो ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स जो हैं वो अननोन वायरस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और अननोन वायरस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? वो उसके सीक्वेंस देखते हैं, कोड का सीक्वेंस देखते हैं, और कोड के सीक्वेंस को मैच करते रहते हैं कि भाई ये नॉर्मल प्रोग्राम की तरह है कि नहीं है। अगर वो नॉर्मल प्रोग्राम की तरह नहीं है, उसे ब्लॉक कर देते हैं। पीस बाय पीस एग्जामिनेशन करते हैं ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स। तो क्या होता है कि जो एंटीवायरस के एक कंपोनेंट है स्कैनर, दूसरा कंपोनेंट है एक्टिव मॉनिटर या ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स।
तो ये क्या करते हैं, जैसे जो बेसिकली क्या होता है कि कंपोनेंट क्रिटिकल इंटरप्ट कॉल्स को देखते हैं। इंटरप्ट कॉल्स क्या होती हैं? इंटरप्ट कॉल्स ये होता है कि अगर मान लिया इंटरप्ट कॉल है तो उसका मतलब ये हार्डवेयर अपना नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन अगर इंटरप्ट कॉल आई तो इसका मतलब वो हार्डवेयर अपना जो काम कर रहा है उसे छोड़कर इसको अटेंड करेगा। तो इंटरप्ट कॉल्स प्रायोरिटी मैसेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री अपना काम करता रहता है, डिफेंस मिनिस्टर काम करता रहता है, लेकिन कहीं बम फट जाता है तो अचानक काम छोड़ के उधर की तरफ आ जाता है। तो ह्यूरिस्टिक कॉल्स प्रायोरिटी मैसेजेस होते हैं। तो प्रायोरिटी मैसेजेस ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं प्रोसेसर के लिए या उस हार्डवेयर पीस के लिए जो इंडिकेट करते हैं कि भैया हमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए। माँ काम करती रहती है, बच्चा अचानक चिल्लाता है, ह्यूरिस्टिक कॉल है, माँ दौड़ के बच्चे के पास आ जाती है, तो दैट इज ह्यूरिस्टिक कॉल्स। तो एक्टिव मॉनिटर्स और ह्यूरिस्टिक कॉल्स दूसरा कंपोनेंट है। ये एक्टिव मॉनिटर्स और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स और जो इंटरप्ट कॉल्स, मैं गलत भूल गया, इंटरप्ट कॉल्स जो है जो आपके ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स वो हैं जो वायरसेस को, अननोन वायरसेस को देखते हैं, और इंटरप्ट कॉल्स वो हैं जो इमीडिएट अटेंशन, जो कॉल्स इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है। तो एक्टिव मॉनिटर और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स की दूसरा कंपोनेंट होता है, और इसमें क्या होता है, ये कंपोनेंट क्रिटिकल ह्यूरिस्टिक कॉल्स को देखते हैं और क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल देखा, बायोस से कोई कॉल आ रही है वो देखा, और वो देखा कि वायरस एक्शन से रिजेंबल तो नहीं कर रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स हैं तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते जेन्युइन सिस्टम कॉल्स और वायरस एक्शंस के बीच में। यानी कि अगर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक क्या कहते हैं आपका इंटरप्ट कॉल दे रहा है, इंटरप्ट कॉल दे रहा है, तो ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स ये नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये रियल में वायरस एक्शन है या जेन्युइन सिस्टम कॉल है। अगर जेन्युइन तो वो सिस्टम को स्लो कर देता है और इससे फॉल्स अलार्म भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा कंपोनेंट है एक्टिव मॉनिटर्स और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स, और एक्टिव मॉनिटर और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स हर समय स्कैन करते रहते हैं। एक्टिव मॉनिटर्स है, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं, ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स स्कैन करते रहते हैं अननोन वायरसेस के लिए। तो क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं वो कई वायरसेस को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वो ह्यूरिस्टिक्स कॉल जनरेट करते हैं, फॉल्स ह्यूरिस्टिक कॉल्स जनरेट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो ये एक्टिव मॉनिटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली वो देखते रहते हैं कि भाई ये इंटरप्ट कॉल्स तो नहीं आ रही हैं। अगर वो इंटरप्ट कॉल्स आ रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, बायोस से आ रही हैं, तो वो कांस्टेंट उसे स्कैन करते रहते हैं, और उस कांस्टेंट स्कैनिंग करने की वजह से कई बार फॉल्स अलार्म आ जाता है और कई बार क्या होता है इनएफिशिएंट हो जाते हैं। फिर फाइनली इंटेग्रिटी चेकर्स होते हैं। अगर कोई डेटा रखा हुआ है कहीं, डेटा कहीं अनऑथराइज्ड चेंज तो नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आप CRC लगा सकते हो, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक। साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक का, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में ले लेंगे कि अगर आपका डेटा है 1 2 3 4 5 20 25 27 है, तो उस डेटा को ऐड कर दूं, मालूम पड़ा उसका 1000 उसका टोटल आया, तो आप सपोज कितने बिट का लेते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए समझ लें आपने 32 बिट का लिया, नहीं 32 बिट नहीं, सपोज लीजिए 64 से आप डिवाइड करो उसको, थोड़ी देर के लिए 64 से डिवाइड करो, मतलब 4 बिट का आपने कोड लिया तो 16 आया, तो 16 को उससे डिवाइड कर लो, जितना बचा यानी कि 0 बचा, 0 नहीं बचा, जितना भी बचा वो रिमाइंडर आ गया। वो रिमाइंडर कंप्यूटर कहीं पर नोट कर लेगा और उस बार बार उसको चेक करता रहेगा पीरियोडिकली कि इसको ऐड करके डिवाइड करके इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से कोई डेटा चेंज हुआ होगा
तो फिगर चेंज हो जाएगी। तो साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक ही ये करता है। और जितना बड़ा बिट होता है उतने ज़्यादा नंबर की अवेलेबिलिटी होती है, और जितने ज़्यादा नंबर की अवेलेबिलिटी होती है उतना जल्दी पता चल जाता है। अगर मैं तो 16 बोला तो यानी कि 4 बिट का है, 2 to the power 4। अगर 2 to the power 32 हो तो 32 बिट का नंबर होगा। तो उससे CRC की जाती है, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक किया जाता है। तो साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक बता देता है जो डेटा एट रेस्ट है, जो हमने पढ़ा था डेटा इन ट्रांजिट होता है एक, और एक डेटा रेस्ट पर सिस्टम पर होता है। तो जो डेटा सिस्टम में है और जो डेटा फाइल्स में रखा हुआ है, तो इंटेग्रिटी चेकर्स होते हैं। इंटेग्रिटी चेकर्स अनऑथराइज चेंज डिटेक्ट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, जिस समय चेंजेस होते हैं उस टाइम पर वो उसमें साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक कर लेते हैं, और बाद में फिर वो रेगुलरली उस नंबर को चेक करते रहते हैं। साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक करते रहते हैं कि जिस टाइम पर चेंज हुआ था उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिजल्ट्स। अगर वो मैच कर रहे हैं ठीक है, नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें एक चीज़ जो मैंने CRC बताया वो बाइनरी में होता है, मतलब जनरली, तो इसलिए CRC का हम अलग से पढ़ लेंगे। CRC में इतना ही समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए सपोज एक डेटा है, जैसे पूरा ऐड किया, उसे किसी से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो आपने उसके आगे लिख दिया। अब कॉन्स्टेंटली आप चेक करते रह रहे हो उसे, अगर आप और इसमें लेकिन क्या होता है कि सारी फाइल्स को चेक करना पड़ता है आपको। सॉफ्टवेयर को सारी फाइल्स, जो भी फाइल सिस्टम रेजिडेंट है, सिस्टम में रेजिडेंट है, उनको चेक करना पड़ता है। और ये बाइनरी चेक होता है, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक होता है, और ये सोच के होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम यूटिलिटीज़ में। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस होंगे, अगर मतलब रियल टाइम सिस्टम होगा तो फिर साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर सिस्टम कॉन्स्टेंट स्कैन कर रहा होगा हर टाइम पर CRC, तो वो सिस्टम में ओवरलोड आ जाएगा। वो एक बेटर मेथड नहीं है। लेकिन अगर चेंजेस कम हो रहे हैं, मालूम पड़ा दिन में एक बार चेंजेस हो रहे हैं, या तो वो बीच बीच में चेक कर सकता है। जब वो खाली होगा वो हर 4-5 घंटे में एक स्कैन चला सकता है, साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक कर सकता है कि ठीक है कि ये इंटेग्रिटी चेकर्स होते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में 3 चीज़ होता है, एक स्कैनर होता है, एक होता है एक्टिव मॉनिटर्स और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स होते हैं, और तीसरा होते हैं इंटेग्रिटी चेकर्स। तो एक्टिव मॉनिटर और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। एक्टिव मॉनिटर्स, ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स, एक्टिव मॉनिटर एक्टिव होते हैं, ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स हर समय चेक कर रहे होते हैं और अननोन वायरस को चेक करते हैं। तो इंटरप्ट कॉल्स को भी चेक कर रहे होते हैं। इंटरप्ट कॉल्स क्या होती हैं? वो कॉल्स होती हैं जो इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है। लेकिन बायोस और कई ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स इंटरप्ट कॉल्स में आती हैं। तो वो जो पर्टिकुलर कॉल्स हैं उसको भी वो चेक करने लगता है, तो कांस्टेंट चेकिंग करने लगता है। तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सिस्टम ओवरलोड हो सकता है, फॉल्स अलार्म हो सकता है अगर वायरस नहीं है तो। और तीसरी चीज़ थी इंटेग्रिटी चेकर्स। ये तो थे आपके कंपोनेंट्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के, और पॉलिसी एंड प्रोसीजरल कंट्रोल्स। इसके अलावा टेक्निकल कंट्रोल्स भी हैं। टेक्निकल कंट्रोल्स में आप पासवर्ड लगा दीजिए, इंक्रिप्शन लगा दीजिए। अगर रिमोट बूटिंग हो रही है तो आप टेक्निकल कंट्रोल्स लगा दीजिए। टेक्निकल कंट्रोल जैसे सिस्टम को सिक्योर कर दीजिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को पासवर्ड से सिक्योर कर दीजिए। इंक्रिप्शन लॉक्स लगा दीजिए। तो कोई सिंगल कंट्रोल नहीं है जिससे गारंटी हो वायरस अटैक नहीं होगा। वायरस अटैक से बचने के लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, टेक्निकल कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, एप्लीकेशन